हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, आप लोग को जैसा कि मालूम है, हमारे चैनल पर यूपी पीसीएल टीजी2 एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी इसी तरीके से डेली हम लोग क्लासेज लेते रहते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया किसी परमाणु का द्रव्यमान किससे बना होता है। आप लोग को मालूम होगा, इस तरीके से होता है परमाणु। इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों से मिलकर बनता है किसी परमाणु का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर चक्कर लगाते रहते हैं बाहरी कक्षा में, तो ये परमाणु के द्रव्यमान में नहीं आता इलेक्ट्रॉन का भार। किसका किसका भार आता है, प्रोटॉन का प्लस न्यूट्रॉन का, इन दोनों से मिलकर बना होता है परमाणु का द्रव्यमान। तो आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ सिर्फ न्यूट्रॉन का भार, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का भार, सिर्फ प्रोटॉन का भार, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार। तो जैसा हमने बताया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु में उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु का द्रव्यमान किससे मिलकर बना होगा, न्यूट्रॉन के भार से और प्रोटॉन के भार से। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयन को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए क्या कहा जाता है। धनात्मक विद्युत आयन से आवेशित होने वाले आयन को क्या कहा जाता है, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, होल्स, इलेक्ट्रॉन। तो इसे कहा जाता है, धनात्मक विद्युत से आवेशित हो रहा है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव आयन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, SWG का पूरा रूप क्या होता है। देखिए SWG का पूरा रूप होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्ड वायर गैप। गैप जो दिया हुआ है इसको कर लीजिए गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वह सर्किट जिसकी विशेषता दोनों दिशाओं में एक समान होती है उसे क्या कहा जाता है। रिवर्सिबल सर्किट, एक पक्षीय सर्किट, द्विपक्षीय सर्किट, प्रेरकी सर्किट। देखिए, दोनों दिशाओं में समान गुण जो दर्शाता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल एलिमेंट्स। हिंदी में बोला जाए तो द्विपक्षीय सर्किट, जैसे प्रतिरोध, प्रेरक, संधारित्र, ये सभी दोनों दिशाओं में समान गुण दर्शाते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं द्विपक्षीय सर्किट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्विपक्षीय सर्किट, जिसको बोला जाता है बाइलेटरल एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन, चुंबक वाहक बल का CGS मात्रक क्या होता है। देखिए, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, जिसको बोलते हैं MMF, इसका दो मात्रक होता है। एक तो SI मात्रक होता है जो कि एम्पियर टर्न होता है। CGS में मात्रक की बात कर लिया जाए वो होता है गिलबर्ट। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन में स्टार्टर का उपयोग किया जाता है स्टार्टिंग आघूर्ण बढ़ाने के लिए, स्टार्टिंग आघूर्ण घटाने के लिए, स्टार्टिंग धारा बढ़ाने के लिए, स्टार्टिंग धारा घटाने के लिए। देखिए याद रखिएगा, कोई भी मशीन होती है, ऐसे क्वेश्चन को हमने कई क्लास में लिया है। स्टार्टर का काम होता है कि जब मोटर हम लोग शुरू में स्टार्ट करते हैं तो वो ज़्यादा करंट लेती है जिससे मशीन जल सकती है। तो इसी मशीन को जलने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्टार्टर का उपयोग कर लेते हैं। वो स्टार्टर जैसे डीसी मशीन है तो 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, ऐसे स्टार्टर उपयोग किए जाते हैं। तो क्यों उपयोग किए जाते हैं, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होने वाली हानि को किस नाम से जाना जाता है। जैसे कोई प्रतिरोध है, कोई वाइंडिंग होगी तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, या तो कॉपर की वाइंडिंग हो, एल्युमिनियम की वाइंडिंग हो, तो वो कॉपर जो होता है कंडक्टिंग मटेरियल है, उसका एक रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस ज़रूर होगा। तो वही कह रहा है कि वाइंडिंग है तो उसका प्रतिरोध होगा, उसके कारण होने वाली हानि को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इस प्रतिरोध से जब करंट जाएगी तो यहाँ पे एक लॉसेस क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं I2R लॉस। अब इस लॉसेस को बोला जाता है कॉपर लॉस। क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 फेज प्रेरण मोटर को बोलते हैं इंडक्शन मोटर की रोटर आवृत्ति किसके बराबर होती है। देखिए, रोटर की जो आवृत्ति होती है उसको लिखते हैं FR से। FR बराबर होता है S/F। F है सप्लाई की आवृत्ति, स्टेटर की आवृत्ति कह सकते हैं, और S है स्लिप।
तो रोटर की आवृत्ति एफ किसके बराबर है? स्लिप और स्टेटर की आवृत्ति, जिसको सप्लाई आवृत्ति बोल सकते हैं, इन दोनों का गुणनफल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं स्लिप, और एफ को लिख सकते हैं सप्लाई आवृत्ति। यहाँ दिया हुआ स्टेटर आवृत्ति और स्लिप के गुणनफल के बराबर होता है रोटर की आवृत्ति एफ आर। अगला क्वेश्चन, यदि सिंक्रोनस मोटर में रोटर की गति शून्य हो तो इस दशा में रोटर की आवृत्ति क्या होगी? देखिए, रोटर की जो आवृत्ति होती है वो होती है एफ आर बराबर एस इंटू एफ। यहाँ पे देखिए, जब रोटर की गति शून्य हो, इसका मतलब ये हो गया स्लिप जो होती है एस बराबर वो होता है एन एस माइनस एन बटे में एन एस। यहाँ पर क्या है, एन रोटर की गति है, ये ज़ीरो हो गया, तो यहाँ हम लोग को क्या मिलेगा? एस बराबर एन एस बटा एन एस मिल जाएगा। तो जब एन एस बटा एन एस मिल गया तो एन एस से एन एस कैंसिल, मिल जाएगा 1। अब देखिए, जब रोटर की गति शून्य हो गई तो हमको एस का मान मिल गया 1, यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो एफ आर बराबर क्या मिल गया हम लोग को? एफ मिल गया। अब ये रोटर की आवृत्ति क्या मिल गई? सप्लाई की आवृत्ति के बराबर मिल गई। या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं स्टेटर की आवृत्ति या सप्लाई की आवृत्ति, इसी के बराबर मिल गई। यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? स्टेटर की आवृत्ति के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, शॉर्ट पिच कॉइल के लिए पिच फैक्टर का मान कितना होता है? जैसे हमारी कॉइल होती है इस तरीके से, तो अगर हम लोग शॉर्ट पिच कॉइल की बात करें, जैसे हम लोग, ये हमारा पूरा पोल पिच होता है, इसके बीच में हम लोग कॉइल को क्या किए, कुछ एंगल से शॉर्ट कर दिए, इस तरीके से इस एंगल से शॉर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे शॉर्ट पिच कॉइल के लिए पिच फैक्टर क्या होता है? वो होता है 1 से कम, ऑप्शन नंबर बी। अगर फुल पिच कॉइल के लिए बोलेगा तो उसके लिए 1 होता है, और लॉन्ग पिच कॉइल के लिए पूछेगा तो 1 से ज़्यादा, और शॉर्ट पिच कॉइल के लिए पूछा है तो क्या हो जाएगा? 1 से कम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रभावी अर्थिंग के लिए किसका मिश्रण उपयोग किया जाता है? अर्थिंग जो की जाती है घरों में भी किया जाता है, कोई इंडस्ट्री में भी किया जाता है। जो अर्थिंग की जाती है वो किसका मिश्रण होता है? जैसे कि अर्थिंग हमने किया, अर्थिंग के चारों तरफ एक मिश्रण भरा जाता है, वो किस चीज़ का मिश्रण होता है? वो सीमेंट का, कार्बन का, रेत का, कोयला और नमक का। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, कोयला और नमक का। कोयला और नमक का मिश्रण क्यों उपयोग करते हैं? इससे क्या होता है, अर्थिंग जहाँ करते हैं वहाँ कोयला और नमक को डालने से, वहाँ पर उपयोग करने से उसके चारों तरफ नमी बन जाती है। नमी जब बन जाती है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है। हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस का मान कम हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट का प्रवाह अर्थिंग में जा सके। तो यही रीज़न होता है कि कोयला और नमक उपयोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, डायोड में PIV का पूर्ण रूप क्या होता है? PIV का मतलब होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। देखिए, पीक इनवर्स वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जो रिवर्स बायस में किसी भी डायोड पर अप्लाई किया गया मैक्सिमम वोल्टेज होता है। जहाँ तक डायोड रिवर्स बायस में काम कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, पीक इनवर्स वोल्टेज। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन से बने डायोड का कट इन वोल्टेज का मान कितना होता है? देखिए, कट इन वोल्टेज क्या होता है? किसी भी डायोड को ऑपरेट कराने के लिए जो मिनिमम वोल्टेज देना होता है उसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, ये सभी नाम होते हैं। देखिए, कट इन वोल्टेज सिलिकॉन के लिए बात किया जाए, सिलिकॉन से अगर कोई डायोड बनाया गया है उसको ऑपरेट कराने के लिए 0.7 वोल्ट देना होगा। जर्मेनियम से अगर कोई डायोड बना हुआ है तो 0.3 वोल्ट देना होगा। इसी वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं कट इन वोल्टेज। यहाँ किससे बना है? सिलिकॉन से, तो इसको हम लोग 0.7 वोल्टेज देंगे तभी ये ऑपरेट होगा, उसी को हम लोग कट इन वोल्टेज बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है? देखिए, रेक्टिफायर 3 तरीके के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव का जो रेक्टिफायर है उसमें 1 डायोड लगते हैं, फुल वेव वाला जो रेक्टिफायर होता है उसमें 2 डायोड लगते हैं, और ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है, ब्रिज रेक्टिफायर जिसको बोला जाता है, उसमें कितने डायोड होंगे? 4 डायोड उपयोग होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है 40.6%, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर की होती है 81.2% एफिशिएंसी। रिपल फैक्टर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हाफ वेव का रिपल फैक्टर होता है 1.21, फुल वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर होता है वो होता है 0.48, और ब्रिज रेक्टिफायर का भी 0.48। रिपल फैक्टर क्या होता है? जैसे कि रेक्टिफायर का काम होता है, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, इसका काम क्या? AC को DC में कन्वर्ट करना। तो AC से DC में जो कन्वर्ट करते हैं उसमें कितनी मात्रा AC की रह जाती है उसको हम लोग रिपल बोलते हैं।
तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं रेक्टिफायर से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड की आवश्यकता होगी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1। देखिए आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों अगर क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरीके से अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।